स्टूडेंट्स वेलकम टू साइंस एकेडमी। आज हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। आते हैं एमसीक्यूज की तरफ। एमसीक्यूज नंबर 1, द फिनोमिना विच डज नॉट लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। अब कौन सा ऐसा फिनोमिना, ये नीचे आपको ऑप्शन दी गई है कि कौन सा ऐसा फिनोमिना है जो ग्लोबल वार्मिंग की तरफ नहीं लेके जाता हमें। नंबर 1, ग्रीन हाउस इफेक्ट। यस, ये ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है। ओजोन डिप्लीशन, जी बिल्कुल, ये भी ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है। डिफोरेस्टेशन भी एक रीजन है। फोटोसिंथेसिस, जी फोटोसिंथेसिस एक ऐसा फिनोमेना है कि जो ग्लोबल वार्मिंग की रीजन नहीं है, तो इसमें ऑप्शन होगी फोटोसिंथेसिस। नंबर 2, द फीडिंग लेवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। यस, इसमें ऑप्शन ट्रॉफिक लेवल ही बेस्ट है, लेकिन आपको इसके साथ बाकी ऑप्शंस भी पढ़नी चाहिए। सक्सेशन लेवल, फूड चेन, फूड वेब, नहीं ये इनमें से कुछ भी नहीं आता। इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन ट्रॉफिक लेवल्स है। फूड चेन और फूड वेब इसलिए नहीं आएगा कि फूड चेन जो है वो एक रिलेशनशिप है ऑर्गेनिज्म का, और यहाँ पे हमने फीडिंग लेवल्स की बात की है, इसलिए इसमें बेस्ट ऑप्शन ट्रॉफिक लेवल होगा। जी नंबर 3, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रॉफिक रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड। अब ऑप्शंस देखें। फूड चेन, फूड चेन इसमें नहीं है क्योंकि वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। फीडिंग रिलेशनशिप तो है लेकिन वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इसलिए फूड चेन नहीं आएगा। ट्रॉफिक लेवल्स, नहीं ट्रॉफिक लेवल्स भी नहीं हम इसको बोलेंगे। देन इकोलॉजिकल पिरामिड, यस इट इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि इकोलॉजिकल पिरामिड की भी जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने यही कहा था कि इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और प्रीडेशन ये तो एक रिलेशनशिप है, ये तो इसमें बिल्कुल भी नहीं आएगा। जी नंबर 4, ऑल फूड चेन्स आर ज्वाइंट टुगेदर टू फॉर्म। जितनी भी फूड चेन है वो एक दूसरे से मिलकर क्या बनाती हैं? इकोलॉजिकल पिरामिड, नो। फूड वेब, यस फूड चेन्स आर ज्वाइंट टू फॉर्म फूड वेब, तो इसमें बी बेस्ट ऑप्शन होगी। नंबर 5, द एनर्जी ऑफ द सन इज ट्रैप्ड एज द केमिकल एनर्जी बाय। सूरज से आने वाली एनर्जी सबसे पहले कौन ट्रैप करता है? प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स अब प्लांट्स को कहते हैं, तो हमें पता है कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस में अपनी खुराक जो है खुद बनाते हैं, इसलिए इसमें प्रोड्यूसर्स ही ऑप्शन बेस्ट होगी। बाकी ऑप्शंस को देखें। प्राइमरी कंज्यूमर्स नहीं, प्राइमरी कंज्यूमर तो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं और सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर्स पर डिपेंड करते हैं, इसलिए इसमें प्रोड्यूसर्स बेस्ट ऑप्शन है। नंबर 6, कंज्यूमर दैट एक्टिवली हंट अदर ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड। वो ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का शिकार करते हैं उसे क्या कहते हैं? अब प्रे तो शिकार को ही कहते हैं, तो इसलिए ये नंबर ए ऑप्शन नहीं होगी। नंबर 2 पे प्रीडेटर, यस इट इज द बेस्ट ऑप्शन। सिम्बियोंट, वो तो एक रिलेशनशिप था पड़ा, और कंपटीटर भी इसमें नहीं आएगा, इसलिए बेस्ट ऑप्शन इसमें प्रीडेटर है। जी नेक्स्ट है, आ रिलेशनशिप वेयर टू स्पीशीज लिव टुगेदर क्लोजली इज कॉल्ड। अब ऐसा रिलेशनशिप जिसमें टू स्पीशीज एक दूसरे के साथ रहती हैं, मे बी उसको एक दूसरे को बेनिफिट करें, किसी एक को बेनिफिट हो या दोनों को बेनिफिट हो, तो वो रिलेशनशिप देखें। इसमें ऑप्शंस देखें। प्रीडेशन, प्रीडेशन तो इसमें बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि इसमें एक जानवर दूसरे जानवर का शिकार करता है। नंबर 2 पे आता है सिम्बियोसिस, यस ये रिलेशनशिप हमने पढ़ा था। सिम्बियोसिस में जो है टू स्पीशीज एक दूसरे के साथ जो है वो रहती हैं और एक में भी एक दूसरे को बेनिफिट भी दें। देन अगली ऑप्शन तो नहीं है। नंबर 8, वी कैन सॉल्व इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स बाय। अब इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं? रिड्यूसिंग पोल्यूशन, यस। अब यहाँ पे आपने देखना है कि आपके पास ये ऑप्शन भी ठीक है, लेकिन आप इससे पहले उसको टिक करने से पहले चारों की चारों ऑप्शन देखें कि कौन कौन सी ऑप्शन इसमें हो सकती हैं। हमें पता है कि रिड्यूसिंग पोल्यूशन भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए है, लेकिन अगली ऑप्शन देखें। प्लांटेशन, यस ये भी है। देन प्रोटेक्शन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज, ये भी है। तो अब इसमें ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस आएंगी। जी नंबर 9 पे है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस इज कॉज्ड बाय। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की रीजंस क्या है? नंबर 1 माइग्रेशन, जी बिल्कुल ये भी है। ओवर हंटिंग, ये भी है। ओवर पॉपुलेशन, ये भी है। तो इसका मतलब है इसमें डी ऑप्शन आएगी, ऑल ऑफ दीज। अब आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। नंबर 1 पे क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट आर इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होती हैं? तो द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीडिंग लेवल्स आर कॉल्ड इकोलॉजिकल पिरामिड्स। फीडिंग लेवल्स को जब एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे दी जाए तो उसको हम इकोलॉजिकल पिरामिड बोलते हैं। देन नंबर 2, व्हाट इज प्रीडेशन। आपकी बुक में प्रीडेशन की बात नहीं की गई, वहां पे सिर्फ एक प्रीडेटर या प्रे की बात की गई है। प्रे शिकार को कहते हैं और प्रीडेटर शिकारी को, तो यहाँ पे अब उन्होंने इस रिलेशनशिप को पूछ लिया है। तो द फीडिंग रिलेशनशिप बिटवीन प्रीडेटर एंड प्रे इज कॉल्ड प्रीडेशन। कैसा रिलेशनशिप जिसमें एक शिकारी शिकार करता है और अपनी खुराक खाता है, तो इसको हम कहते हैं प्रीडेशन। नंबर 3 पे पूछा गया है, डिफरेंशिएट बिटवीन। डिफरेंशिएट करना है आपने ऑक्सीजन एंड कार्बन साइकिल में। अब हमने जब चैप्टर पढ़ा था हमने ऑक्सीजन और कार्बन साइकिल जो है डिटेल में पढ़ा था, तो अब साइकिल की बात है, ऑक्सीजन एंड कार्बन साइकिल की बात है, तो इसका मतलब है ऑक्सीजन और कार्बन जो हमारे इन्वायरमेंट में रोटेट कर रही हैं,
तो सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजन इन डिफरेंट फॉर्म इन इन्वायरमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीजन साइकिल। कि इन्वायरमेंट में अगर ऑक्सीजन की सर्कुलेशन हो रही है ऑर्गेनिज्म से इन्वायरमेंट में या इन्वायरमेंट से ऑर्गेनिज्म में आ रही है तो इसको हम ऑक्सीजन साइकिल बोलेंगे। जबकि कार्बन अब किस फॉर्म में आती है, मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, तो कार्बन डाइऑक्साइड मूव फ्रॉम एयर इनटू लीव्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड कार्बन साइकिल। हमें पता है कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेते हैं और इस तरह से ये कार्बन साइकिल जो है वो चलता रहता है। तो बेसिक डिफरेंस इसमें ऑक्सीजन एंड कार्बन साइकिल में क्या है कि ऑक्सीजन साइकिल में ऑक्सीजन की सर्कुलेशन हो रही है जबकि कार्बन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड की सर्कुलेशन है। दूसरा डिफरेंस ये जो इसमें पूछा गया था फूड चेन एंड फूड वेब में, फूड चेन और फूड वेब जब हमने चैप्टर की रीडिंग की थी तो तब भी हमने देखा था कि फीडिंग रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एट डिफरेंट लेवल, इसको हम फूड चेन बोलते हैं कि जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है और चेन बनती जाती है। लेकिन फूड वेब क्या था कि डिफरेंट फूड चेन ज्वाइन टुगेदर टू मेक अ फूड वेब। फूड वेब में एक ही ऑर्गेनिज्म को खाने वाले ज्यादा ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं। जी नंबर 4 क्वेश्चन है राइट एनी वन ऑफ द सोल्यूशन ऑफ द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। के इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम का कोई एक सोल्यूशन आपने बताना है। तो हमने पढ़ा था रिड्यूसिंग पोल्यूशन, कि पोल्यूशन को कम किया जा सके। कम करने के क्या क्या तरीके बताए थे, डंपिंग ऑफ वेस्ट, यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कि अपनी प्राइवेट व्हीकल की बजाय जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, और फॉर अ स्ट्रेटेजी। ये सब कुछ डिटेल में हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं, आप मेरा लेक्चर सुन सकते हैं तो उसमें आपको डिटेल पता चल जाएगी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है नेम सम ऑफ द फैक्टर विच कैन कॉज इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से इकोलॉजिकल इम्बैलेंस आ रहा है। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस मतलब एनवायरनमेंट में बैलेंस नहीं आता। तो माइग्रेशन, ऑर्गेनिज्म की माइग्रेशन मतलब एक जगह से मूव कर जाना, देन ओवर पॉपुलेशन, आबादी का बढ़ जाना, एंड ओवर हंटिंग के किसी भी ऑर्गेनिज्म का ज्यादा शिकार कर देना। तो ये सब रीजंस हैं जिसकी वजह से इकोलॉजिकल इम्बैलेंस आ रहा है। जी क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ योर एक्सरसाइज कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस हैं कि आपने इस क्वेश्चन का रिस्पांस करना है कैसे। हाउ कार्बन एंड ऑक्सीजन साइकिल आर हेल्पफुल फॉर द एनवायरनमेंट, कि कार्बन और ऑक्सीजन साइकिल आपके एनवायरनमेंट के लिए कैसे हेल्पफुल है। इसका आंसर आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 2 पे जो टॉपिक 1.1 कार्बन और ऑक्सीजन साइकिल है वो सारा डिटेल में दिया गया है। मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि मैं अपने लेक्चर में इसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो काइंडली आप अपनी बुक से जो है इसको देखें या मेरे लेक्चर सुन ले। जी अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इज द सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लाइफ ऑन अर्थ। जी इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या सूरज जमीन पे जिंदगी गुजारने के लिए मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसको आपने अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। तो डेफिनेटली आपको पता है कि सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्योंकि आपको सूरज से ही रोशनी मिल रही है। अब अगर आप अपने ट्रॉफिक लेवल्स के देखें तो उसमें जो बेस पे जो है वो प्लांट्स होते हैं या उनको प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। प्रोड्यूसर्स का काम क्या है, अपनी खुराक खुद तैयार करना। अपनी खुराक खुद तैयार करने के लिए वो सूरज से ही रोशनी लेते हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर सूरज की रोशनी के बगैर नहीं हो सकता। तो इसलिए जितने भी प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस के लिए सूरज की रोशनी को लेंगे और अपनी खुराक खुद बनाएंगे। अब बेस ऑफ पिरामिड पे प्लांट्स हैं, इन प्लांट्स को या इन प्रोड्यूसर को दूसरे ऑर्गेनिज्म खाते हैं तो ये एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है अगले ट्रॉफिक लेवल पे। तो इस तरह सूरज की रोशनी जो प्रोड्यूसर्स ने ली वो अगले ट्रॉफिक लेवल पे चली गई, तो एनर्जी का ट्रांसफर होता जा रहा है। जितने भी प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी कंज्यूमर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं प्रोड्यूसर पे, तो एनर्जी जब प्रोड्यूसर से इन ट्रॉफिक लेवल्स पे ट्रांसफर होती जाती है। फिर सनलाइट ड्राइव द वाटर साइकिल। अब वाटर साइकिल क्या है आपने डिटेल में पढ़ा होगा कि सनलाइट जो है इस साइकिल को चलाने में हेल्पफुल है कि किस तरह से पानी जो है वो वेपर्स में चेंज होता है और फिर एवेपोरेट होता है, बादल बनते हैं, बारिश आती है और दोबारा से ये पानी हमारी जमीन में आ जाता है। ये एक वाटर साइकिल की फॉर्म में। तो इसको चलाने के लिए भी सूरज की रोशनी है चाहिए। तो इसका मतलब है सूरज की रोशनी के बगैर जो है जमीन पर लाइफ का होना पॉसिबल नहीं था। नंबर 3 क्वेश्चन है व्हाट वुड बी इफेक्ट ऑफ ओवर हंटिंग। ओवर हंटिंग क्या होता है, किसी भी जानवर का बहुत ज्यादा शिकार कर देना। तो किसी भी जानवर का बहुत ज्यादा शिकार कर देंगे तो इट लीड्स टू द एक्सटिंक्शन ऑफ द स्पीशीज। एक्सटिंक्शन का क्या मतलब है कि वो स्पीशीज इस अर्थ से ही खत्म हो जाएगी। जी क्वेश्चन नंबर 4 इन्वेस्टिगेट। नंबर 1 क्वेश्चन है व्हाट वुड हैपन इफ वी विल नॉट वर्क टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग, कि अगर आप जो है वो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए कुछ इकदाम ना करें तो क्या हो सकता है। तो इसमें ग्लोबल वार्मिंग के सारे साइड इफेक्ट आ जाएंगे कि अगर उसको कम करने के लिए ना किया जाए तो सबसे पहला इफेक्ट आएगा इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ। सबसे पहले जो है वो टेम्परेचर ऑफ कंटिन्यूली इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ है कि जमीन का टेम्परेचर जो है वो बढ़ता ही जाएगा, वो कंट्रोल नहीं होगा। देन चेंज इन द क्लाइमेट चेंज हो जाएगी। देन देयर इज द इंक्रीज इन द सी लेवल ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ आइस एट दी पोलर रीजन पे आइस मेल्ट होती जाएगी। टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से इसका क्या होगा, सी लेवल इंक्रीज कर देगा और सी लेवल इंक्रीज करने का अल्टीमेट इफेक्ट क्या होगा, स्टॉर्म्स एंड फ्लड्स आएंगे। तो यहाँ आप इसमें ये वाली रीजंस लिख सकते हैं।
जी, वाई डू प्रोड्यूसर्स ऑक्यूपाई द बेस ऑफ पिरामिड। अब ये बात की गई है कि जो पिरामिड हमने बात की थी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, उसमें सबसे उसकी बेस में सबसे नंबर 1 पे प्रोड्यूसर्स क्यों रखे जाते हैं। अब हमें पता है प्रोड्यूसर्स का मतलब है कि जो खुद पैदा कर सकते हो। तो प्लांट्स अपनी खुराक जो है वो खुद पैदा करते हैं बाय एंट्रैपिंग द सनलाइट, बिकॉज प्रोड्यूसर ट्रांसफॉर्म सनलाइट इनटू प्लांट एनर्जी बाय फोटोसिंथेसिस। अब क्योंकि प्रोड्यूसर ने अपनी खुराक खुद बनानी है बाय प्रोसीजर ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो ये एनर्जी जो है वो अगले ट्रॉफिक लेवल पे ट्रांसफर हो जाती है। तो इसलिए प्रोड्यूसर्स को बेस ऑफ पिरामिड में रखा जाता है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपोथेसाइज व्हाट वुड हैपन इन द इकोसिस्टम इफ द पॉपुलेशन ऑफ वन स्पीशीज अफेक्टेड। हाइपोथेसाइज का मतलब है कि आपने एक स्टेटमेंट बनानी है कि अगर पॉपुलेशन में एक स्पीशी इफेक्ट हो जाए, मतलब एक वो स्पीशी इफेक्ट हो, खत्म हो जाए या कम हो जाए, तो उसका दूसरी स्पीशीज पे क्या इफेक्ट होगा या इकोसिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब मैंने बात की हाइपोथेसिस बनाना है। हाइपोथेसिस का मतलब है आपने एक स्टेटमेंट की फॉर्म में आंसर देना है। तो क्या हो जाएगा, एक स्पीशी कम हो जाएगी तो उसके दूसरी स्पीशी पे इफेक्ट होगा या इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा, तो इसको हम बोलेंगे इम्बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम। क्योंकि हमें पता है कि जितनी भी स्पीशीज हैं वो फूड चेन या फूड वेब के थ्रू एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है अपनी खुराक के लिए, और अगर इनमें से एक स्पीशीज भी कम होती है या ज्यादा होती है तो इसका दूसरे के ऊपर जो है वो हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे। तो इस तरह से इन्वायरमेंट में एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे लेक्चर समझ आ रहे हैं और आपको अच्छे लगे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आपको अवेलेबल हो।